एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 तक, सभी विषयों की, ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें अभी हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है और हिस्ट्री में क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 8 आज से शुरू हो रहा है, यानी कि हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 का पार्ट 1 बन रहा है। और देखिए यहां पर हमने लिख दिया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 पार्ट 1। और अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज संख्या 75 आप ओपन कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बातों को सुनिए, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं और अगर जरूरत होती है तो कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं जो कि रिलेवेंट हो। अब आइए देखिए, मेरे हाथ में एनसीईआरटी किताब है और मैं इसका पेज संख्या 75 को हमने ओपन कर लिया। और देखिए इसमें लिखा है, जो चैप्टर का नाम है वह गांव, शहर और व्यापार, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, यही देखिए नाम दिया है, गांव, शहर और व्यापार। ये शीर्षक का नाम है चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और उसमें है देखिए वाइटल विलेजेस। वाइटल मतलब होता है यहाँ पर कि अत्यावश्यक, अनिवार्य, मतलब गांव जो होते हैं अनिवार्य हैं। और थ्रिविंग टाउन्स, और थ्रिविंग का मतलब है संपन्न, और फ्लोरिश तो संपन्न शहर की बात हो रही है, प्रॉस्परस शहर की बात हो रही है। तो ये इंग्लिश में लिखा है वाइटल विलेजेस, थ्रिविंग टाउन्स, और हिंदी में जो शीर्षक लिखा है गांव, शहर और व्यापार। तो इसी को हम शुरू करते हैं। आज इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजों की हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं चर्चा करूंगा कि लोहे के औजार और खेती के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम के अंतर्गत इरिगेशन यानी सिंचाई के बारे में चर्चा करूंगा। और इसी के साथ साथ इसमें देखिए एक और टॉपिक पर आपको चर्चा करूंगा, और वह है गांव में कौन रहते थे, हु लिव्ड इन द विलेजेस, तो इसकी भी चर्चा करूंगा। और एक और आपको चर्चा करूंगा कि प्राचीनतम तमिल कविताएं, तो जो ओल्डेस्ट आपको तमिल आपकी रचनाएं हैं, यहाँ पर रचनाएं हैं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी एक एक बातों को ध्यान से आप सुनिए। और देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो अपना स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई स्टोरी से स्टार्ट करता है या किसी घटना से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा का सेंस है कि ये एक तरह से इमेजिन किया जा रहा है कि यह जो बच्चा है क्लास 6 का रहा होगा। तो क्लास 6 में पढ़ने वाला एक लड़का है प्रभाकर, और वह लोहार की दुकान पर है, मतलब लोहार की दुकान पर जाता है। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, तो प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप, यही विषय है। और देखिए प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था, जो ब्लैक स्मिथ्स हैं उनको काम करते हुए प्रभाकर देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। जब लोहार की दुकान पर गया तो देखा कि एक छोटी सी बेंच है और उस पर कुछ आयरन टूल्स रखे हुए हैं, लोहे का औजार रखे हैं। उसमें कुल्हाड़ी है यानी एक्सेस हैं, और हंसिया यानी सिकल्स, जिससे फसल को काटा जाता है। तो इसी तरह के कुछ औजार रखे गए थे। पर्पस क्या था, उसको बेचने के लिए, सेल लगाया गया था वहां पर। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। भट्ठी में क्या होता है, इसको इंग्लिश में आप ब्राइट फायर कह सकते हैं, जिसमें कि खूब तेज यहाँ पर आग जल रहा होता है, उसमें लोहे को गर्म किया जाता है। तो भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। और वहां पर क्या एक्टिविटी हो रहा था कि दो लोग थे और वे लोग टूल्स, आयरन टूल्स बनाने के लिए लोहे के छड़ को क्या करते थे कि पहले गर्म करते थे उस भट्टी में, जो आपको ब्राइट फायर है उसमें उसको हिट करते थे, गर्म करते थे। और उसके बाद उस पर क्या करते थे, उसको हथौड़े से पीटते थे, ऐसे पीट रहे सब उसको। तो ये काम चल रहा था और प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था।
मतलब प्रभाकर ये सब देखा तो उसको बड़ी फनी रखा, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर फैसिनेटिंग टू वॉच। तो ये सभी चीज देखने में बड़ी मजेदार लग रहा था। तो ये एक इसका इंट्रोडक्शन भूमिका बनाया गया। अब आइए लोहे के औजार और खेती, इस पर मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो यहाँ का सब टॉपिक है वह है लोहे के औजार, लोहे के औजार और लोहे के औजार और खेती। हम यहाँ समझेंगे कि लोहे की औजार और खेती का क्या संबंध है भैया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसीलिए दिया गया है कि लोहे का औजार और खेती, यानी कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो इसके बीच में कोई अन्योन्याश्रय संबंध है। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये सुनने से ही लग रहा है कि ये दोनों, इनके बीच में कोई संबंध है, तभी तुम चर्चा कर रहे हैं। तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए, अब इसी को इस टॉपिक को हम समझेंगे, और मैं ये इस पैराग्राफ को पढ़ता हूं और फिर मैं इसको समझा देता हूं। बहुत आसान है, और मेरी बात को आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल मेडिटेशन के साथ सुनिए। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, मतलब लोहे का जो हम यूज करते हैं आज के समय में एक आम बात है, ठीक है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लोहे की जो भी चीजें हैं वो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसका एक अहम हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यह जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से अराउंड 3000 ईयर्स एगो शुरू हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए लोहे का प्रयोग, लोहे का जो प्रयोग है, यूज ऑफ आयरन है, लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं लिखाता भी हूं तो नोट कर लीजिएगा। तो लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो लगभग 3000 वर्ष पहले। अंग्रेजी में लिख सकते हैं अराउंड 3000 ईयर्स एगो। तो लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 वर्ष पहले ये शुरू हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए महापसार कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो देखिए महापसार कब्र है, मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स हैं उसमें लोहे के औजार और हथियार, मतलब आयरन टूल्स एंड वेपन्स, ये बहुत बड़े मात्रा में मिले हुए हैं, और उसका भी समय आज से लगभग 3000 वर्ष पहले का है। तो एक ये प्रमाण दिया गया है, और इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको मैं बता देता हूं। इसके बारे में अध्याय 4 में तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ बुक्स बता रहा है कि जो इस एनसीईआरटी का जो चैप्टर 4 में पढ़ाया उसमें मेगालिथिक हम यहाँ पर ब्यूरियल्स के बारे में बताए थे। महापाषाण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए एक टॉपिक आ रहा है महापाषाण कब्र, महापाषाण कब्र, मेगालिथिक ब्यूरियल्स कब्र। देखिए मेगालिथिक ब्यूरियल्स, इसकी चर्चा में हो चुका है, चैप्टर 4 में पढ़ा चुका हूं। इसलिए अभी तक आप अगर डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये सभी चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जब सब आप देखिएगा तभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए पीछे के भी चैप्टर को आप देखिए। तो इस चीज को मेगालिथिक के ब्यूरियल्स यानी महापसार कब्र के बारे में पढ़ा दिया हूं, और लोहे का प्रयोग इन कब्रों में, जो महापसार कब्र हैं और ये क्या है सब कुछ बताया जा चुका है। इन कब्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन टूल्स एंड वेपन्स, लोहे के हथियार और औजार मिले हुए हैं, और ये घटना आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की है। मतलब कि लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज से लगभग 3000 पहले शुरू हो चुका था। तो ये आपको काम की बातें हैं। करीब 2500 वर्ष पहले, यानी करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है।
और करीब देखा गया कि ये तो उपयोग हुआ, लेकिन लगभग 2500 ईयर्स एगो लोहे का जो औजार हैं उनका प्रयोग एक बड़े लेवल पर होने लगा था। तो एक ये बात बता रहा है कि लगभग, देखिए लगभग, इसको भी नोट कर लीजिए कि लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर, लोहे का प्रयोग बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होने लगा। ठीक है, तो एक ये समझ में आपकी बात आ गई। और देखिए अब लोहे का प्रयोग बड़े स्तर पर होने लगा, उसमें क्या काम होता था? तो सबसे पहले तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए फलों का प्रयोग शामिल है। ये जो लोहे का प्रयोग हो रहा था बड़े स्तर पर, इसमें क्या हो रहा था? देखिए दो हुआ, एक तो जंगल को साफ करना, जंगलों को साफ करना और साफ करके कृषि जो भूमि बनाई जाती थी, तो जंगलों को साफ करना। और इसमें किस चीज का प्रयोग होता था? तो कुल्हाड़ी का। देखिए कुल्हाड़ी एक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेस। देखिए एक्सेस, तो कुल्हाड़ियों का इसमें प्रयोग हुआ। और दूसरा क्या काम हुआ? तो ये हल का प्रयोग हुआ, कृषि कार्य के लिए, जुताई के लिए हलों का प्रयोग। देखिए ये देखिए हलों का प्रयोग, हल या हलों का प्रयोग किस काम के लिए? जुताई के लिए हल का प्रयोग हुआ आज से 2500 वर्ष पहले। तो ये देखिए प्लाऊ शेयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाऊ शेयर। तो ये एक उदाहरण दिया जा रहा है, और कई चीजों में लोहे का प्रयोग हुआ, लेकिन ये मेन चीज जो है जिससे ये कृषि में और इसमें काफी परिवर्तन आता है। और सबसे पहले तो जंगलों को साफ किया गया, उसमें भी लोहे के हथियार उपयोग में लाए गए और कुल्हाड़ी के रूप में लोहे के हथियार का यहाँ पे यूज किया गया। और खेतों की जुताई की गई और कृषि के लिए, और फिर उसमें प्लाऊ शेयर जो आयरन टूल्स के बने हुए थे। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गया है, और इस बारे में भी चैप्टर 5 में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो अब मैं आगे बढ़ूं, और इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि पीछे के सभी वीडियोस को आप देखिए, तभी आपको फायदा होगा। और इसके लिए एक लिंक प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिएगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का सब टॉपिक लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। आइए देखिए, और इस तरीके से आप इस डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। कोई आपके मन में बात हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी समय बर्बाद हो, इसलिए जब मैं इरेज करता हूं तो ये सब बातें भूल देता हूं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में इसको लेता हूं। ये क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए अन्य कदम उठाए गए अन्य कदम है। सिर्फ मैं अन्य कदम लिखता हूं ताकि आप समझ लें, क्योंकि इसके कुछ कदम की चर्चा तो हो चुकी है। और कृषि उत्पादन के लिए क्या कदम उठाया गया? एक तो कृषि उत्पादन के लिए एक कदम तो चर्चा हो ही गया प्लाऊ शेयर के बारे में, कि जो प्लाऊ शेयर हुआ मतलब कि आयरन का बना हुआ जो प्लाऊ शेयर था, यानी आयरन के बने हुए हल जो हुआ, उससे कृषि उत्पादन बढ़ा। तो इसकी चर्चा तो इसके पहले वाले में मैं कर चुका हूं। अब एक अन्य कदम है, और वह अन्य कदम क्या है? सिंचाई। तो यहाँ पर सिंचाई के बारे में चर्चा होगी कि गांव, देखिए ये गांव की बात हो रही है, वाइटल विलेजेस की, जो बहुत आवश्यक है। किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में गांव है। और गांव क्या होती है कि गांव में
कृषि जो होती है वो प्रमुख वहाँ की एक्टिविटी हो जाती है, प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है। तो कृषि के बढ़ाने में लोहे का उपयोग आ रहा था। तो एक तो लोहे का उपयोग क्या हुआ कि जंगलों को साफ करके कृषि जो की भूमि बनाई गई, साथ ही साथ लोहे के हल बनाए गए, हल में फाल लोहे का लगा, प्लाउसेयर बनाया गया, जिससे कि जमीन की आसानी से गहरी जुताई हुई। तो कृषि का इससे उत्पादन बढ़ा। और क्या कदम हुआ जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा, इस पर यहाँ चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो वो चीज है सिंचाई, कि सिंचाई की व्यवस्था की गई और उससे भी कृषि का उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। अब उसी को यहाँ पर पढ़िए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। बिल्कुल सही बात है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक ये राजा और उनके राज्य का बचे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा और जब राज्य बनेंगे तो उसके लिए संसाधन की जरूरत आएगी, और वो जो संसाधन है, वो जो रेवेन्यू या रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? गांव से ही मिलेंगे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। तो ये बता रहा है कि जैसे कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नए औजार आए, आयरन टूल्स आए, और जो रोपाई की विधि हुई, मतलब जो धान वगैरह की खेती होती थी तो उसमें रोपाई किया गया। रोपाई मतलब ट्रांसप्लांटेशन, मतलब पौधे को एक बार सीड को छिड़क दिया गया, बीज को छिड़क दिया गया। जब बीज कुछ हो आपको उसका सैंपलिंग बन गया, छोटे छोटे पौध बन गए, तो उस पौध को फिर उसको वहां से क्या किया गया? जमीन से उखाड़ लिया गया और फिर दोबारा उसको ट्रांसप्लांट किया गया। इसी को रोपाई कहते हैं। और इससे क्या हुआ कि उपज ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब जो पौध जो थे अब वो ज्यादा संख्या में मरते नहीं थे, वो बर्बाद नहीं होते थे, सुरक्षित बचे रहते थे, तो उपज बढ़ी। तो ये जो कृषि के उत्पादन बढ़ाने में पहला तो काम हुआ कि नए नए औजार आ गए, और वो औजार आयरन टूल्स हुए, जिसकी हम चर्चा कर चुका हूँ। साथ ही साथ पौध की धान की रोपाई होने लगी, पौधे की रोपाई होने लगी, मतलब ट्रांसप्लांटेशन होने लगा। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। एक और फैक्टर आया जिसने कृषि को उत्पादन बढ़ाने में बहुत योगदान दिया, और वह फैक्टर क्या है? सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन से भी आपका बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा। और इस इरिगेशन के लिए क्या किया गया? तो उस समय देखिए, ये सिंचाई के लिए उस समय नहर बनाए गए, नहर बने, नहरें बनी। नहर को क्या बोलते हैं? कैनाल्स, इंग्लिश में कैनाल्स बनाए गए। साथ ही साथ सिंचाई के लिए देखिए कुएं बनाए गए, कुएं खोदे गए, कुएं। ये सब सिंचाई के साधन थे वहां पर। वेल्स, कुएं को क्या बोलते हैं? वेल्स। साथ ही साथ और सिंचाई के लिए क्या हुआ? देखिए ये सब सिंचाई के ये सब साधन है। इसी तरह सिंचाई में क्या हुआ? तालाब बने। देखिए तालाब, इसको पौंड कहिए या टैंक कहिए, ठीक है ना। तो ये तालाब हो गया, पौंड या टैंक्स बने। साथ ही साथ सिंचाई के लिए और एक काम किया गया, और वो काम क्या किया गया? तो देखिए ये हुआ, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय, और इस सबसे सिंचाई किया गया, और इससे भी उत्पादन में आपका आमूलचूल परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो इसको लिख लीजिए आर्टिफिशियल, यहाँ पर लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। तो आपको, हमको लगता है कि समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी कि कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले तो कुछ तरीके अपनाए गए थे, जिसमें कि नए हथियार, आयरन के टूल्स आ गए और वेपन्स आ गए, और लोहे का हथियार बना, जिसमें कि हलों में लोहे का फाल लगा, प्लाउसेयर लगा, और उससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ किया गया, और कृषि लायक कल्टीवेटेड लैंड का विस्तार हुआ, उससे भी कृषि बढ़ा। एक और कारण हुआ जिससे उस समय कृषि में उत्पादन बढ़ा, वह सिंचाई की व्यवस्था। और सिंचाई के लिए नहर बनाई गई और नहर की खुदाई की गई। अच्छा, नहर की खुदाई में भी आयरन टूल्स, आयरन वेपन्स की जरूरत है। इसी तरह से कुएं बनाए गए, कुएं को भी बनाने में, डिगिंग करने में आयरन टूल्स की जरूरत है, वेपन की। इसी तरह से देखिए तालाब खोदे गए, टैंक्स, और आर्टिफिशियल कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। और इस सभी चीज ने, ये सिंचाई के साधन हो गए। सिंचाई के ये डिफरेंट, ये क्या हुए? ये साधन हो गए, और ये सभी साधन से कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो यही यहाँ पर बात हो रही है। देखिए आपके बुक में कुछ हथियार यहाँ पर दिए गए हैं, और इन हथियारों की सूची में जैसे हंसिया है,
हंसिया जिसको हम सिकल्स कहते हैं, कुल्हाड़ी है जिसमें एक्स कहते हैं, और संडसी को दिखाया गया है और टोंग से कहते हैं। तो देखिए आपके बुक्स में ये दिखाया गया है। अगर आपके पास बुक हो तो इसे जरूर देख लीजिए, जिसमें कि हंसिया है यानी सिकल्स है, और कुल्हाड़ी है एक्स है, और संडसी होता है तो ये टोंग्स कहते हैं, तो उससे किसी चीज को पकड़ के हटाया जाता है। तो ये चीज है। अब आप पेज संख्या आगे आ जाइए। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि एक चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों को भरें। तो आप भरिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं की सिंचाई की योजना किया गया। अब यहाँ पर 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। कुछ में खुद भरा गया, कुछ में इन्हीं 4 में से खोज कर भरना है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। लिखा गया है, पहला पॉइंट है, ये खुद लिखा गया है कि राजा को सेना, महल और किले बनाने के लिए धन चाहिए। पहला पॉइंट में लिखा है। दूसरा पॉइंट में वे किसानों से कर लेते थे। अब तीसरा पॉइंट आपको भरना है, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो इसमें जो तीसरे पॉइंट को चूज करके भर दीजिए, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। किसान से तो कर लेंगे, लेकिन कर किसान तब देगा जब कर देने में सक्षम हो। सक्षम कब होगा? जब उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़े। तो यही चीज, तीसरा चीज यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपको भर देना है कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। फिर चौथा यहाँ पर दिया गया है, यह सिंचाई से ही संभव था। भाई उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो उत्पादन सिंचाई से ही बढ़ेगा। और पांचवा पॉइंट में आप भर दीजिए, आपको भरना है, ये तो चौथा लिखा गया। अब पांचवा पॉइंट आपको भरना है, उसमें लिख दीजिए, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब सिंचाई से संभव है, तो सिंचाई तो एक बड़ा काम है भाई, कुआं खोदना, नहर बनाना, आम आदमी से तो संभव होगा नहीं है बहुत ज्यादा। तो इसमें राजा ने, इसके लिए राजा ने क्या किया कि योजना भी बनाई और इस पर धन भी खर्चा किया। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठा आप लिख दीजिए कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। राजा ने योजना बनाया, राजा ने उस पर धन खर्चा किया, और आम आदमी क्या किए? उसमें मेहनत की है, मजदूरी की है। तो लोगों ने परिश्रम किया, ठीक है। और सातवां उसका फल क्या निकला? कृषि उत्पादन बढ़ा। ये सातवां ऑलरेडी लिखा हुआ है। आठवां हुआ, जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो राजस्व बढ़ा, ये भी लिखा हुआ है, माने रेवेन्यू भी बढ़ा। और 9th पॉइंट में आप खुद भर दीजिए। तो 9th में एक ही पॉइंट बचता है कि किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो किसान को लाभ मिला, किसान भी बेनिफिटेड हुए, क्योंकि अब कृषि की होने से अब कोई सूखे का डर नहीं था, अब पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा था, और इसलिए अब उत्पादन की जो अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, वो समाप्त हो गई या कम हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गांव में कौन रहते थे, इसको हम चर्चा करेंगे। यह सब टॉपिक है, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। अब मैं देखिए, ये दूसरा सब टॉपिक था, अब तीसरा मैं सब टॉपिक लिख रहा हूं और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इसको अच्छी तरीके से बार बार इस वीडियो को देखिए, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सरल तरीके से आपको समझा दिया जाए। अब आइए, गांव में कौन रहते थे, ये नेक्स्ट तीसरा सब टॉपिक है। तीसरा ये सब टॉपिक है, गांव में कौन रहते थे। गांव में कौन रहते थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। गांव में कौन रहते थे, यही हमारा विषय है, यानी कि हु लिव्ड इन द विलेजेज। इंग्लिश वाले बच्चे, हु लिव्ड इन द विलेजेज, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि भाई गांव जो शब्द आया है यहाँ पर, गांव और शहर दोनों बात है। गांव में पहले रहता कौन था, तो इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो ये बता रहा है कि उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के गांव थे, यहाँ पर देखिए, दक्षिणी एवं उत्तरी हिस्सों के गांव, दक्षिणी एवं उत्तरी हिस्सों के गांव, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के जो गांव थे, मतलब हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो यह इंडिया उपमहाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो इस उपमहाद्वीप के जो उत्तर भाग था, देखिए उत्तर हो गया और ये दक्षिण भाग हुआ। यहाँ पर क्या हुआ
कि यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि देखिए 3 तरह के लोग रहते थे, ऐसे करके बना लीजिए। यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे भैया? यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग लिखिए, 3 तरह के लोग, 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन? पहला पॉइंट लिखे, पहला में कौन लोग थे? तो देखिए यहाँ पर तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को बेलाला कहा जाता था। ठीक है, ये जो तमिल क्षेत्र है, देखिए तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी लैंडलॉर्ड हैं, बड़े भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड, ये क्या थे? ये बेलाला थे। तो एक वर्ग हो गया बेलाला, वेलाला, वेलाला। तो इसको आप याद कर लीजिए, वेलला। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा गया है, देखिए इंग्लिश में जिन बच्चों को किताब है बेललार लिखा गया है। तो ये देखिए कि दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला हुआ बड़ा भूस्वामी, तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे, तो तमिल के बड़े भूस्वामी को ये बेलल्ला या बेललार कहा जाता था। तो ये एक तरह के लोग हो गए। और दूसरा देखिए साधारण हलवा, देखिए दूसरा कौन है? दूसरा साधारण ऑर्डिनरी, साधारण, यहाँ पर ये जो है ये हलवाहा है, हलवाहे, साधारण हलवाहे हो गए। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था उड़वार। देखिए उड़वार इनका नाम है तमिल क्षेत्र में। ये तमिल क्षेत्र में नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ये बेलल्ला है, ये बड़े लैंडलॉर्ड हैं तमिल क्षेत्र के। कहाँ के हैं? ये तमिल क्षेत्र के। और देखिए ये 3 तरह के लोग हैं, ये देखिए तमिल क्षेत्र की चर्चा हो रही है। और इसी तरह से जो ये साधारण हलवाहा है उसको उड़वार कहा जाता था, और इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर उज्जवार, इंग्लिश में ऐसे लिखा है। और तीसरा जो है, देखिए तीसरा जो है, ये देखिए यह क्या है? भूमिहीन मजदूर है। ये क्या है? भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस जो लेबर्स हैं, भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस वर्कर्स या लेबर हैं, उनको उस समय क्या कहते थे लोग? तो इन्हीं को वो लोग बोलते थे, देखिए यहाँ पर ये मजदूर हैं और दास हैं, मजदूर दास। ठीक है, तो मजदूर हैं और दास है, इनको कहा जाता था कैडेसियार और एवं यहाँ पर देखिए अधिमई। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना कि गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। अब तमिल गांवों की बात हो रही है कि तमिल का जो गांव है, तो जो बड़े भूस्वामी होते थे वो बेलल्ला कहलाते थे या बेललार कहलाते थे। साधारण हलवाहा जो था उसको उड़वार कहा जाता था। देखिए नाम से भी तमिल शब्द आ रहा है। और जो भूमिहीन मजदूर या दास होते थे उन्हें कैडेसियार या अधिमई कहा जाता था। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। अब इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस तरीके से ये सब जो चीज है, बेललार जो है या आपका उड़वार है या कैडेसियार या अदमई है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसे आप 2-4 बार इसको रिमाइंड कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये तमिल क्षेत्र में है। इसमें एक बड़े लैंडलॉर्ड की बात हो रही है, साथ ही साथ जो बेलल्ला है वो भूस्वामी है, बड़ा भूस्वामी लैंडलॉर्ड है, तो बेलल्ला कहा जाता था। जो साधारण हलवाह था उसको उड़वार कहा जाता था। और जो लैंडलेस जो मजदूर थे, मतलब भूमिहीन जो मजदूर थे और जो दास थे, उनको कैडेसियार और अदमई कहा जाता था। ये मैं बात बता दिया। और देश के उत्तरी हिस्सों में आ जाइए, ये दक्षिण की बात हो गई। अब देखिए उत्तरी हिस्सों की बात आई है। उत्तरी भाग में देश के उत्तरी भाग में क्या हुआ? तो यहाँ पर देख लीजिए कि गांव का प्रधान
जो होता था व्यक्ति, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। यहाँ पर उत्तरी भाग में एक शब्द आता है, देखिए ग्राम भोजक, ये शब्द याद कर लीजिएगा, ग्राम भोजक। अब उत्तरी, वो दक्षिणी की बात हो गई, ग्राम भोजक, ठीक है ना, ये उत्तरी भाग में ग्राम भोजक है। ये कौन है? ग्राम प्रधान होता था, ग्राम प्रधान। गांव में जो प्रधान होता था, हेडमैन होता था, वह आपको ग्राम भोजक कहलाता था। और एक और होता था कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, और इस प्रकार यह पद जो था आनुवंशिक था। और ये जो ग्राम प्रधान का पद था, वो यहाँ पर बता रहा है कि अक्सर, हाँ जनरली, अक्सर यह वंशानुगत था, वंशानुगत, हेरिडेटरी, वंशानुगत, ये याद कर लीजिए, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी। तो उत्तर भारत में जो गांव का हेड होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था, वो ग्राम प्रधान था। और अक्सर यह पद, अक्सर, कभी कभी चेंज भी होता था, लेकिन अक्सर, हाँ जनरली यह वंशानुगत या हेरिडेटरी होता था, मतलब एक ही परिवार में कोई ना कोई रहता था। तो एक ये बात हो गई। साथ ही साथ देख लीजिए कि ग्राम भोजक के पद पर आमतौर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और ये जो ग्राम भोजक जो पद था, इसमें गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, सबसे बड़ा भूस्वामी को बैठाया जाता था, भूस्वामी, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होती थी उसी को ग्राम भोजक बनाया जाता था या गांव का हेडमैन बनाया जाता था। तो एक ये चीज हो गई। और साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ये जो ग्राम भोजक होते थे, इनके जमीन पर काम कौन करता था? तो दास और मजदूर काम करते थे, ठीक है ना। इनके जमीन पर देखिए, इनकी जमीन पर, ठीक है ना, कौन काम करते थे? इनको दास, इनकी जमीन पर दास एवं मजदूर काम करते थे, इनके जमीन पर साधारणतः करते थे। जो गांव के, ये चूंकि सबसे पावरफुल लोग होते थे और इनके पास सबसे ज्यादा जमीन भी होती थी, और इनके जमीन पर ये लोग तो खुद काम नहीं करते थे, गांव का जो दास होता था और मजदूर होता था उसी से काम करवाते थे। हो गया। इनके अतिरिक्त एक और है, प्रभावशाली होने के कारण ये, इनको जनरली जो राजा है वह कर वसूलने का काम भी दे देता था। और बात है, ये ग्राम भोजक को देखिए, यहीं पर बात है, ये कर वसूलने का काम भी करते थे, कर वसूली भी करते थे। देखिए कर वसूली, क्योंकि राजा ऑथराइज कर देता था कि आप उस इलाके का, अपने जगह का आप टैक्स ले लीजिए, तो ये कर वसूलने का काम करते थे। और कभी कभी ये जो है, ये न्यायाधीश का भी काम कर देते थे। कोई झंझट झगड़ा होता था तो उसे निपटारा भी करते थे, तो न्यायाधीश या जज का भी काम कर देते थे, कभी कभी न्यायाधीश या जज का भी काम करते थे। और कभी कभी ये क्या करते थे कि ये पुलिस का भी काम करते थे, कभी कभी ये पुलिस का काम करते थे, पुलिस। तो ये काम कभी कभी, ये जो है यहाँ पर कभी कभी की बात मैं कह देता हूं कि कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी इनको ऑथराइज कर दिया जाता था कुछ, कभी कभी। तो ये पावरफुल होते थे, तो अपने इलाके का शांति व्यवस्था भी बना के रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत करते थे। इसके लिए इन्हें पुलिस भी बनना होता था, जज भी बनना होता था। और राजा इनको, चूंकि पावरफुल थे, राजा को लगता क्या था कि इस व्यक्ति से संभव है, तो उस इलाके का राजा अब बोलता था कि भाई आप इसका कर वसूल कर लो। तो टैक्स वसूलने का भी इनको राइट या अधिकार मिल जाता था, और टैक्स वसूल करके ये राजा को दे देते थे। और देखिए, अब तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए कि उत्तरी भारत में गांव का प्रधान या हेडमैन ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सरहा वो वंशानुगत रहता था। गांव में जो सबसे बड़ा भूस्वामी था उसी को ग्राम भोजक का पद दे दिया जाता था। ग्राम भोजक के जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। ग्राम भोजक को राजा कर वसूली का अधिकार भी दे देता था, और ये कभी कभी न्यायाधीश यानी जज और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, ग्राम भोजक के बाद अब दूसरे वर्ग पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि तो गांव के जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, वो उसके बारे में आपसे चर्चा किया कि पावरफुल भी बन जाता है, उसके पास जमीन ज्यादा होती है, वही ग्राम भोजक जनरली बनता है।
और उसके बाद उसको कई राइट मिल जाते हैं। टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है, न्याय करने का और पुलिस का यानी लॉ एंड ऑर्डर का भी उसे अधिकार मिल जाता है। अब देखिए, अब ग्राम भोजक के अतिरिक्त गांव में अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता था उत्तरी भारत में कि अन्य स्वतंत्र कृषक, अन्य स्वतंत्र कृषक, किसान, अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे गांव में। और ठीक है, और इन्हें क्या कहते थे, तो जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे इनको गृहपति कहा जाता था। बस ये शब्द याद कर लिए जरूर है। ग्राम भोजक जो गांव का हेडमैन है, सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, जमीन ज्यादा है, और जो स्वतंत्र कृषक हैं उसको गृहपति कहा जाता था। और इनमें ज्यादातर छोटे किसान थे। और ये जो स्वतंत्र कृषक हैं इसमें क्या होते थे, छोटे किसान थे, ये छोटे किसान थे, ये बड़े किसान नहीं थे जो गृह, और ये गृहपति कहलाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। कुछ लोग भूमिहीन भी थे, भूमिहीन स्त्री पुरुष, एक वर्ग था भूमिहीन स्त्री पुरुष। तो इनके बारे में भी जान जाइए क्योंकि इनके पास अपनी जमीन होती नहीं थी। तो ये भूमिहीन स्त्री पुरुष कुछ भी थे। एक तो हो गए स्वतंत्र किसान, एक भूमिहीन स्त्री पुरुष भी होते थे। और साथ ही साथ इनमें दास कर्मकार आते थे। ये कौन थे जो भूमिहीन होते थे, ये दास कर्मकार थे। इनका नाम था दास कर्मकार, दास कर्मकार थे, ठीक है। और ये करते थे कि दूसरों की जमीन पर ये खेती करके जीविका चलाते थे। तो जो भूमिहीन स्त्री पुरुष होते थे उन्हें दास कर्मकार कहा जाता था। और ये दूसरे की जमीन पर खेती करते थे। ये क्या काम करते थे कि दूसरों की जमीन पर खेती, दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, जमीन पर खेती करते थे, ऐसे अपनी जीविका चलाते थे। तो उत्तरी भारत में आपने देख लिया कि 3 बंटवारा था। तो ग्राम भोजक हुआ जिसके पास जमीन ज्यादा थी, वो गांव का हेड था, उसके बारे में बता दिए। जो कुछ छोटे किसान थे, स्वतंत्र किसान, वो गृहपति कहलाते थे। और कुछ भूमिहीन स्त्री पुरुष थे, उसे दास कर्मकार कहा जाता था। और ये इनको भी अपनी जीविका चलाने का भाई जरूरत थी, तो ये दूसरों की जमीन पर खेती करके जीविका चलाते थे। और देखिए, अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और चौथा वर्ग जो था अधिकांश गांवों में क्या होते थे, शिल्पकार। शिल्पकार है ना, शिल्पकार को अंग्रेजी में हम क्या बोल देंगे, क्राफ्ट्स पर्सन। इसको लिख लीजिए, क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स। इसमें कौन कौन से लोग हैं, तो क्राफ्ट पर्सन में देखिए लोहार है, ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करते हैं वो लोहार कहलाते हैं। कुम्हार है, पॉटर्स, कुम्हार, ठीक ना, ये पॉटर हैं, पॉटर जो पॉट बनाते हैं, ये कुम्हार हो गए। इसी तरह से ये लोग गांव में क्राफ्ट पर्सन थे। और इसके साथ ही साथ बढ़ई थे, कारपेंटर। तो अंग्रेजी तो आप जानते हैं, लिखते नहीं है, मैं बढ़ई लिख देता हूँ। और इसी तरह से बुनकर, देखिए बुनकर, वीवर, बुनकर क्या है, वीवर है, जो कपड़े उपड़े बुनते हैं, तो वीवर थे आदि। तो गांव में तो इस तरह के रहते थे। उत्तरी भारत में देख लिए कि ग्राम भोजक होता था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। इसके बाद गृहपति होता था जो छोटा किसान होता था। इसके बाद जो लैंडलेस लोग होते थे, भूमिहीन किसान, वो दास कर्मकार कहलाते थे। और भी गांव में कई तरह के शिल्पकार होते थे। यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन होते थे जिसमें लोहार होते थे जो लोहे का काम करते हैं, और कुम्हार होते थे जो घड़ा बनाने, पॉट, बर्तन बनाने का काम करते हैं, मिट्टी का बर्तन। और इस तरह से बढ़ई होते थे जो कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे। और बुनकर थे, ये देखिए बुनकर लिख लीजिए, बुनकर वीवर थे। और ऐसे गांव में क्राफ्ट पर्सन रहते थे। तो गांव के बारे में आपको जानकारी हो गई, अब इसको आप नोट कर लीजिए। और बस लास्ट एक और मैं आपको समझा रहा हूं और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए, अब लास्ट में जो टॉपिक आपको बता रहा हूं वो आपको तमिल आपको रचनाओं के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप जान लीजिए। और इस क्लास के साथ बने रहिए और मन लगा के पढ़िए। और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं
क्लास 6 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक तरीके से ये सफलता की सीढ़ियाँ है एनसीईआरटी, कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता है नहीं, इसलिए ध्यान लगा के इसे आप पढ़िए। और एक देखिए प्राचीनतम तमिल रचनाएं, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है देखिए प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल रचनाएं, प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में चर्चा किया गया है। मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यही तमिलनाडु है, साउथ इंडिया है। और देखिए यहाँ पर तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीनतम जो तमिल रचनाएं हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, इसको हम संगम साहित्य कहते हैं। बस यहाँ जितना लिखा है मैं समझा दे रहा हूँ, संगम साहित्य कहते हैं। और जिनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई। और ये संगम साहित्य कब हुए हैं, तो लगभग 2300 वर्ष पहले। देखिए इतनी पुरानी बातें आपसे की जा रही है कि लगभग 2300 वर्ष पहले संगम साहित्य की रचनाएं हुई। ये तमिल के बारे में बताते हैं और तमिल समाज के बारे में बताते हैं, क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। अच्छा, जो संगम साहित्य हुआ वह मदुरई में हुआ। कहाँ हुआ, मदुरई में कवियों का एक सम्मेलन हुआ। मदुरई में कवियों का सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में ये संगम साहित्य की रचना की गई है। और ये देख लीजिए यही मदुरई है। देखो पांडे की राजधानी चोल चेर और पांडे कहा जाता था। तो जो पांडे राज थे मदुरई उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो वहां पर हुआ है। तो इस संकलन किया गया है। गांव के रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में मिलते हैं। और गांव में रहने वाले जो भी तमिल शब्दों का हमने प्रयोग किया, जैसे हमने आपको जो भी प्रयोग किया है, जैसे पेल्लल्ला का प्रयोग किया या उड़वाल का प्रयोग किया या कैडेसियार या अदमई का प्रयोग किया, ये जो शब्द आपको मिले हैं वो इन्हीं संगम साहित्य में लिखे गए हैं, यही मैं बताया। तो ये प्राचीन तमिल रचनाएं हैं, उनको संगम साहित्य कहा जाता है। ये लगभग आज से 2300 वर्ष पहले की हैं। और इन संगम साहित्य का संकलन मदुरई में किया गया है। मदुरई में कवियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसी सम्मेलन में ये संगम साहित्य की रचना लिखी गई है। यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा पहला, दूसरा, तीसरा संगम हुए हैं। इसमें तो 2 अगस्त ऋषि को ही माना गया है, वहाँ के अध्यक्ष थे। तो ये आगे मैं संगम साहित्य के बारे में एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपके बुक में इतना ही बताया गया है। तो बस ये इसलिए चर्चा किया गया कि जो भी यहाँ पर हम बेलाल के बारे में या उड़वार के बारे में या कडेसियार के बारे में जो हम चर्चा या आदिमई के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये जो शब्द आए हैं ये संगम साहित्य में पहली बार आए हैं, वहीं से चर्चा किया गया है। या गांव में रहने वाले लोगों के बारे में जो भी शब्द हम बोलते हैं आज तमिल समाज का, वो संगम साहित्य में आज से 2300 वर्ष पहले मिलते हैं। तो बस ये बहुत आज की क्लास हो गई, इसको आप ध्यान से पढ़िए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। थैंक यू।